हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सब भालो आशी। सो वेलकम वंस अगेन टू सुपर एक्स इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपने टर्म 1 प्रिपरेटरी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आप लोग सब नोटबुक लेकर बैठे होंगे और नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे। सो अभी आप लोग जो है पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे और अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ये शॉर्ट नोट्स स्टूडेंट्स आप लोगों को टर्म 1 एग्जाम के टाइम पे काफ़ी हैंडी प्रूव होंगे। Okay, so let's begin our discussion of central bank functions of central bank. स्टूडेंट, जो सेंट्रल बैंक है, जिसका नाम है हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या परफॉर्म करती है इकोनॉमी में, क्या जो है उसकी फंक्शंस है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा फंक्शन जो हम लोग देखें तो बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करती है हमारी कंट्री में, सोल अथॉरिटी सेंट्रल बैंक को दी गई है, जो कि करेंसीज नोट्स को प्रिंट करती है, इशू करती है। राइट, करेंसी नोट जितने भी हम लोग देखते हैं, चाहे वो 20 रुपए के हो, 50 रुपए के हो, 10 रुपए के हो, 100 रुपए के हो, 2000 रुपए के हो, सारे करेंसी नोट्स कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। इसके अलावा जो हम लोग जितने कॉइन्स देखते हैं, जो भी कॉइन्स होते हैं, उसको इशू करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। राइट, तो इसका मतलब जो है सेंट्रल बैंक को सोल अथॉरिटी है इंडिया में करेंसी इशू करने की। राइट, उसके बाद जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक है वो जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके लिए बैंकर की तरह परफॉर्म करता है। जितने भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट को यूज होती है, बैंकिंग एक्टिविटीज़ करनी होती है, सभी वो कहाँ से करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से करते हैं। जैसे गवर्नमेंट को कभी लोन चाहिए तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेगी। गवर्नमेंट के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे फॉरेन ट्रांजेक्शन होते हैं, वो सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो एक तरह से बैंकर की तरह काम करती है, और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को क्या करती है? एजेंट की तरह भी हेल्प करती है। और प्लस साथ में साथ जो है फाइनेंशियल एडवाइजर, समय समय पर इकोनॉमिक कंडीशन को मॉनिटर करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को एडवाइस करती रहती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए। राइट, तो इस तरह से बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल बैंक एंड द स्टेट गवर्नमेंट। राइट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या होता है? सभी जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सभी के लिए सुपरवाइजर का रोल है। उन सभी बैंकों को ये मॉनिटर करती है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक जो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना? इनकी सारी एक्टिविटीज़ को ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करती है। राइट, तो ये जो है बैंकर्स बैंक है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए बैंक का रोल प्ले करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी हम कमर्शियल बैंक्स देते हैं, उन सभी के अकाउंट जो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ होते हैं। और अगर इन बैंकों को लोन्स चाहिए होते हैं तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हैं, या फिर कोई और भी ट्रांजेक्शन होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ वो कर सकते हैं। राइट, उसके बाद लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको भी कई बार पैसों की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए उनको किसी लोन पे इशू करने पैसे, लेकिन उनके पास इतने फंड्स हैं नहीं अवेलेबल, तो वो क्या करते हैं? अगर कहीं और से पैसे अवेलेबल नहीं हो पाती है, सारे रिसोर्सेज देख लिया उन्होंने, अगर कहीं और से पैसे अवेलेबल नहीं हो पाती तो लास्ट रिसोर्स की तरह, रिसोर्ट की तरह काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहां से पैसे इनको मिल जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अप्रोच करेंगे और वहां से इनको पैसे मिल जाएंगे। राइट, तो ये फंक्शन परफॉर्म करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करती है इकोनॉमी में, वो है जैसे कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया के लिए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। आपको पता है कि जितने भी कंट्रीज, सभी कंट्रीज जो हैं अपने अपने पास बाकी दूसरे कंट्रीज के जो करेंसी नोट्स होते हैं उनको अपने पास रिजर्व में रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो इसके लिए हम, इसके बारे में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जब हम लोग पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा जो टॉपिक है उसको जब हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है इज द कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इट आल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो मैनेज फ्लोटिंग करती है ताकि हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू है, हमारी करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है, वो मार्केट में एक डिजायरेबल लेवल से ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट? जैसे मान लीजिए डॉलर और रुपी है, इन दोनों की जो, अगर हम कहें फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, अगर एक्सचेंज रेट को देखें अगर हम, तो उसकी वैल्यू अभी क्या है? एट प्रेजेंट आपके देखते हो कि 75 रुपीज़ के अराउंड है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इससे ज़्यादा इसकी प्राइस ना वैल्यू जो है डेप्रिसिएट नहीं होनी चाहिए या फिर एप्रिसिएट नहीं होनी चाहिए, एक डिजायरेबल लेवल गवर्नमेंट ने जोन बना रखा है, जैसे मान लीजिए 72 रुपीज़ से 78 रुपीज़ के बीच रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने चाहिए।
तो उससे ज़्यादा अगर कभी फ्लक्चुएट होती है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस पर अपनी करेंसी को, या तो जैसे मान लीजिए डॉलर की वैल्यू अप्रिसिएट हो गई मार्केट में, डॉलर की वैल्यू रुपये के अगेंस्ट में ज़्यादा बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके पास जो डॉलर स्टॉक में है वो मार्केट में सप्लाई कर देगी डॉलर। तो क्या होगा, मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ जाएगा। जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ जाएगा तो उसकी जो वैल्यू है थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू रुपी। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो वापस से जितनी जो डिजायरेबल लेवल है हमारा उसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट जब पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये काम होता है एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि वो सभी करेंसीज को अपने पास रिजर्व में रखे। और आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट द मैक्स है, मतलब कि अभी तक सबसे ज़्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है एट प्रेजेंट। राइट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक तरह से क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि इनके आपको मैंने जैसे बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है सभी बैंकों के अकाउंट्स होते हैं, तो बैंकों के जो आपस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मान लीजिए आपने चेक इशू किया रिजर्व एसबीआई के नाम पे, एसबीआई में का किसी के पास अकाउंट था, उसने पीएनबी में चेक इशू किया, तो आपस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंकों के उसका जो निपटारा होता है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कई बार बैंकों के बीच आपस में विवाद भी जाते हैं तो उसका निपटारा भी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे घरों में हम अपने आपस में भाइयों बहनों में कभी कभी झगड़ा हो जाता है और हम लोग आपस में लड़ लेते हैं, तो पहले तो फाइट कर लेते हैं और जिसकी ज़्यादा कुटाई हो जाती है वो पापा के पास जाके कंप्लेन कर देता है। और कंप्लेन कोई भी करे, लेकिन जब पापा के पास क्लास लगती है तो हम भाइयों की ही कुटाई होती है, तो हम भाई लोग ही जो है कुटे जाते हैं उसमें, क्योंकि बहनें जो होती हैं वो पापा की परी होती हैं, आपको पता है, तो उनकी जो है वो तो बच जाती है, लेकिन हमारी जो है उसमें कुटाई हो जाती है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो है उसी तरह से काम करता है, जैसे सभी बैंकों के लिए पिताजी की तरह काम करता है वो। कोई भी बैंक की कोई विवाद है, दो बैंकों के बीच आपस में विवाद है, तो वो सारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा और उस विवाद का निपटारा किया जाएगा। हाँ, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिताजी की तरह बायस नहीं हो सकती है, वो सभी बैंकों को एक तरह से ट्रीट करेगी। राइट, नेक्स्ट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो आपको पता है कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कमर्शियल बैंक्स किस तरह से मार्केट में मनी क्रिएट करती है, क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है। राइट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। और इसमें जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं उसको मॉनिटर करती है कि बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट में मनी सप्लाई कितना कर सकते हैं। आपने देखा था कि बैंक जो है, बैंकों के पास जो इनिशियल डिपॉजिट आते हैं उसके कई मल्टीपल टाइम्स जो है वो बैंक लोन पर इशू कर देते हैं, मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे बढ़ते रहे मनी सप्लाई मार्केट में, तो मार्केट में क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसी यूज करती है और मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। राइट, मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है उसको हम लोग देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है, दो तरह के मेथड्स यूज करती है मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। एक है आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स, दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मार्केट में मनी सप्लाई है उसकी क्वांटिटी को चेक करती है। जैसे मान लीजिए अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों को लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो उसको क्या करती है, कम करने की कोशिश करती है। डिफरेंट मेजर्स हैं उसके लिए, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर उसके लिए क्वांटिटी चेंज हो जाती है, जैसे इसमें क्या होता है कि अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई को इसमें चेक किया जाता है। दूसरा क्या है कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके लिए जैसे मान लीजिए मनी सप्लाई को चेंज नहीं करती है, मनी सप्लाई जो है उसकी अमाउंट को चेंज नहीं करती है। अब क्या होता है, मनी सप्लाई के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। जैसे मान लीजिए कि अगर जो कमर्शियल बैंक है वो प्राइमरी सेक्टर्स को ज़्यादा लोन दे रही है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा लोन दे रही है, तो किस सेक्टर को ज़्यादा लोन मिलने चाहिए, किसको कम मिलने चाहिए, उसको उसकी डायरेक्शन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करती है और चेक करती है। राइट, तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मनी सप्लाई को चेक करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्शन ऑफ मनी सप्लाई। और यहाँ पर क्या होता है, क्वांटिटी मेजर में क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई। कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगा ज़्यादा मनी सप्लाई हो रही है तो उसको कम कर देगी, और कम हो रही है तो उसको ज़्यादा करने के लिए मेजर्स उठाएगी। राइट,
तो ये दो मेथड्स हैं। अब इन दोनों मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक है रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ये टर्म्स आपको सुनकर बड़े बड़े टर्म्स लग रहे होंगे और आपको लग भी रहा होगा कि क्या बड़ी बड़ी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यस, हम लोग जो है पूरी इकोनॉमिक सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकिंग सिस्टम काम करती है। इन चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। काफ़ी एक तो इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए समझते हैं। और हाँ, बड़ी बड़ी बातें भी हैं। चलिए, तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में देखते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स में सबसे पहले रेपो रेट देखते हैं। रेपो रेट क्या होता है? जैसे कि हम लोग बैंकों से लोन लेते हैं, राइट। अगर हम बैंकों से लोन लेते हैं, मान लीजिए ये बैंक है, या पहले हम लोग बनाते हैं जैसे पब्लिक है, हम लोग हैं और पब्लिक जो है बैंक से लोन लेती है। यहाँ पर बैंक है, ठीक है। बैंक से पब्लिक लोन लेती है तो इनको क्या पे करना होता है? पब्लिक से बैंक ने पब्लिक को लोन दिया, राइट। और पब्लिक को क्या पे करना होता है? मनी तो रिटर्न करना ही होता है, साथ ही साथ पब्लिक को क्या रिटर्न करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है, इंटरेस्ट। तो एक इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक और पब्लिक के बीच होता है कि अगर आप लोन लेते हो तो वो इंटरेस्ट रेट आपको, उस इंटरेस्ट रेट से आपको मनी पे करना होता है बैंक को, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि बैंकों को भी पैसों की जरूरत होती है, ठीक है। बैंकों को भी पैसों की जरूरत होती है। तो बैंक पैसों की, जब बैंकों को जरूरत होती है, वो पैसे कहाँ से लाएंगे? तो वो पैसे कहाँ से लाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या सेंट्रल बैंक से, ठीक है। सेंट्रल बैंक से पैसे वो लोन पर लेते हैं। अब सेंट्रल बैंक से जैसे लोन लिया, लोन पर पैसे लेते हैं ये कमर्शियल बैंक, तो इनको लोन यहाँ से मिला, ठीक है। और इनको जो पे करना होता है, जो इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं, उनको जो इंटरेस्ट पे करना होता है, उसी का नाम है रेपो रेट, राइट। इसी का नाम है रेपो रेट। जब ये लोन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, अगर कम समय के लिए लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 ईयर के लिए या लेस देन 1 ईयर के लिए, कम टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, तब उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। तो ये रेपो रेट जो है आपका, वो शॉर्ट पीरियड, इसको ध्यान रखिएगा। रेपो रेट जो है शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, ये कम टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, ठीक है। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को, यहाँ पर मैं कमर्शियल बैंक लिख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पर कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन इशू करती है ना। जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू की जाती है, तब उसे हम कहते हैं बैंक रेट। यहाँ पर देख रहे हो आप, तब उसे हम कहते हैं बैंक रेट। सेम है, बस आपको इसमें डिफरेंस क्या है? टाइम पीरियड का। अगर उसी लोन को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू की जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? बैंक रेट। और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू की जाती है तो उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेपो रेट और बैंक रेट को क्रेडिट कंट्रोल के लिए इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करती है। जैसे मान लीजिए अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक रेट या रेपो रेट इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अगर बढ़ा दिया इस रेट को, तो अब क्या होगा कि कमर्शियल बैंक्स को महंगे लोन मिलेंगे, राइट। महंगे लोन मिलेंगे तो कमर्शियल बैंक्स जो है कम लोन, मार्केट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कम लोन लेंगे। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कम लोन लेते हैं ये कमर्शियल बैंक, तो क्या होगा? इनके पास पैसे कम हो जाएंगे जो ये फर्दर किसी पब्लिक को लोन पे दे पाएंगे, राइट। तो क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। समझ में आई क्या मैंने कहा? मैंने ये कहा कि अगर रेपो रेट बढ़ जाती है तो कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ज़्यादा नहीं ले पाएगी, क्योंकि महंगी लोन हो जाएगी, राइट। अगर लोन महंगी हो गई, कम लोन इशू ले रहे हैं ये कमर्शियल बैंक्स, जब ये कम लोन ले रहे हैं तो मार्केट में ये दूसरों को क्या देंगे? अगर इनके पास पैसे कम है तो ये दूसरों को क्या देंगे? तो मार्केट में क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और जब इसको बैंक रेपो रेट कम हो जाएगी, मान लीजिए रेपो रेट या बैंक रेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम कर देती है, तो ठीक उल्टा मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इस तरह से रेपो रेट या बैंक रेट का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करती है, राइट। ओके, तो बैंक रेट और रेपो रेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर हम देखें तो इसको आप नोट भी कर लीजिए। रेट एट विच आरबीआई ऑफर लोन टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, और बैंक रेट एट विच आरबीआई ऑफर लोन टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। तो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट। तो कैसे इससे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स रेपो रेट।
नाम से ही आपको थोड़ी सी समझ अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि नाम ही है रिवर्स रेपो रेट, उल्टा। कि अब क्या है कि कई बार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी, आरबीआई को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो किससे लोन लेगा, ये कमर्शियल बैंक से, ठीक है। ये किससे लेगा लोन, कमर्शियल बैंक से पैसे ले सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कमर्शियल बैंक से ये पैसे ले सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन पे। तो अभी क्या हुआ, लोन किसने इशू किया, लोन इशू करेंगे कमर्शियल बैंक्स ने लोन इशू किया रिजर्व बैंक को, ठीक है। अब रिजर्व बैंक जो है बदले में क्या पे करेंगे, तो रिजर्व बैंक जो बदले में रेट, जिस रेट से पैसे इंटरेस्ट इनको देंगे उसी रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। समझ में आई आपको कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसों की जरूरत है तो कमर्शियल बैंक्स ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन इशू किया, ठीक है। और जिस रेट पर इनको इंटरेस्ट पे करना होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कमर्शियल बैंक को पैसे इंटरेस्ट पे करने होंगे, उस रेट को रिवर्स रेपो रेट कही जाती है, राइट। अब ये सब रेट जो है वो कौन तय करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस सब रेट को तय करती है, क्योंकि उसको क्या करना होता है, मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, राइट। अब देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जरूरी नहीं है कि कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाए, कमर्शियल बैंक जो है, अगर कमर्शियल बैंक के पास कभी एक्स्ट्रा फंड है तो वो, और प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उनको अच्छी इंटरेस्ट भी मिल रही है, तो वो क्या करती है, कई बार कमर्शियल बैंक अपने पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख देते हैं, मतलब इसको पार्किंग ऑफ कैश कहते हैं। अगर आप कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे हैं, फंड में पड़े हुए हैं और उनसे कोई लोन लेने वाला नहीं है, या लोन ले रहा है भी तो अभी लोन की रेट उतनी ज़्यादा नहीं है जिससे उनको मार्केट में पैसे ना देकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे दे देती है, तो वहाँ पर जाके पैसे अपने पार्क कर देते हैं कमर्शियल बैंक्स, तो उसके बदले में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको इंटरेस्ट पे करती है, और जो इंटरेस्ट पे करती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, राइट। अब देखिए इससे कैसे मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल होगा, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गई, ध्यान से समझिए, अगर जो है रिवर्स रेपो रेट, इस रेट को बढ़ा दिया गया, इंक्रीज हो गई रेट, तो क्या होगा, अब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा पैसे अर्निंग होंगे रिजर्व बैंक से, रिजर्व बैंक को लोन महंगा पड़ेगा, और कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट की अर्निंग ज्यादा होगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मना नहीं कर सकता, अगर कमर्शियल बैंक इनको पैसे रखने को देती है तो वो मना नहीं कर सकता, उनको इंटरेस्ट पे करना ही होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अगर आपने कमर्शियल बैंक में जाके पैसे रखे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट पे करना होगा, राइट। तो अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा है, तो कमर्शियल बैंक्स क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपना कहाँ रखना चाहेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना चाहेंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास तो एक तो पैसे भी सेफ हैं और इंटरेस्ट की अर्निंग भी ज़्यादा हो रही है, तो वो वहाँ पैसे अपने रखना चाहेंगे, कमर्शियल बैंक्स जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे रखना चाहेंगे, तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट की अर्निंग ज़्यादा होगी। अब अगर क्योंकि रेपो रेट ज़्यादा है, रेपो रेट ज़्यादा होने से क्या होगा कि कमर्शियल बैंक अगर पैसे ज़्यादा रख रही है उनके पास, तो मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक के पास पैसे रख रहे हैं, तो मार्केट में मनी सप्लाई करने के लिए मार्केट में किसी पब्लिक को चाहिए या इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए, तो वो पैसे क्या हो जाएगी, उसके लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। अगर कोई जाएगा लोन लेने के लिए, वो बैंक मना कर देंगे सीधा, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पैसे कहाँ पार्क कर रखे हैं, रिजर्व बैंक के पास पार्क कर रखे हैं। फिर अगर ये ठीक उल्टा हो, रिवर्स रेपो रेट कम हो जाए, तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, रिजर्व बैंक के पास पैसे रखने की बजाय मार्केट में पैसे ज़्यादा लोन पे देंगे, ठीक है। तो ये सब रेट वगैरह तय करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, कम या ज़्यादा किया जा सके, राइट। अब ये मनी सप्लाई ज़्यादा होने से क्या होता है कि आप देखोगे मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है तो लोग चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि लोगों के पैसे, जेब में पैसे ज़्यादा होंगे, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे। आपको पता है डिमांड अगर ज़्यादा हो जाएगी, चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी, तो मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो ठीक उल्टा डिफ्लेशन की कंडीशन हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सब रेट्स को कम या ज़्यादा करती रहती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मनी कंट्रोल के लिए, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO, इसको हम लोग शॉर्ट में OMO कह सकते हैं। इसमें ओपन मार्केट मतलब खुला बाजार, है ना। तो खुले बाजार में क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं या सिक्योरिटीज होती हैं, उनको मार्केट में सेल कर सकती है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है या ट्रेजरी बिल है, इनको क्या करेगी, मार्केट में सेल कर देगी। और आपको पता है कि जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स होती है या सिक्योरिटीज होती है, उसको खरीदने के लिए लोग हाथ फैला के खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास अगर पैसे आप गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी खरीदते हो, तो वहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर होता है,
वहाँ से पैसे डूबने वाले नहीं होते। बाकी आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे डर होती है, थोड़ी सी रिस्क होता है, लेकिन गवर्नमेंट की अगर आप कोई सिक्योरिटी लेते हो तो वहाँ पर आपके रिस्क कम होते हैं, पैसे वापस होंगे ही और साथ ही साथ कमाई भी होगी। तो लोग आसानी से, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई सिक्योरिटी बेचती है तो लोग उसको खरीदते हैं, बैंक्स भी खरीदते हैं उन सिक्योरिटीज को। तो इससे क्या होता है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचेगी तो लोग अपने पैसे लगाएंगे उसमें और उन सिक्योरिटीज को खरीदेंगे। तो क्या होगा कि मार्केट से मनी जो है वो क्या करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खींच लेगी अपनी तरफ, है ना। मार्केट से मनी अपनी तरफ खींच लेगी सिक्योरिटीज को बेच करके। तो मार्केट में जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि मनी सप्लाई ज्यादा है तो वो क्या करती है, पैसे को अपनी तरफ खींच लेती है, राइट। और उसी का उल्टा, अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई थोड़ी ज्यादा और होने चाहिए, कम है मार्केट मनी सप्लाई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, सिक्योरिटीज को वापस से खरीद लेगी और उसके बदले में पेमेंट कर देगी। तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई फिर से बढ़ जाएगी। इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो है वो है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, राइट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, तो इसको हम, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स व्हिच इज टू बी रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो लास्ट वीडियो में आप लोग जरूर देखना, उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो बैंकों के पास जो पैसे आते हैं, डिपॉजिट होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट जो बैंकों के पास आते हैं, उसका कुछ हिस्सा उनको क्या करना होता है, एक सर्टेन अमाउंट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करती है, वो अमाउंट उन्हें क्या करना हो, कैश के फॉर्म में अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। अब उस रिजर्व जो कैश है उनके पास, उसके भी दो हिस्से करने होते हैं। जो उनके पास कैश के फॉर्म में रखना होता है उसको कहते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या लीगल रिजर्व रेशियो। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है इसके बारे में, लीगल रिजर्व रेशियो, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं LRR, ठीक है। LRR जो होता है वो क्या होता है, सभी बैंकों को एक सर्टेन अमाउंट जो है अपने पास कैश के फॉर्म में रखना होता है। LRR के फिर दो पार्ट्स करने होते हैं, एक है आपका कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम लोग CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, ठीक है। तो जो टोटल कैश रिजर्व रखा है उसको LRR कहेंगे। उसके दो हिस्से, CRR, तो जो भी रिजर्व कैश है कमर्शियल बैंक्स के पास, उस रिजर्व कैश का क्या करना होता है, एक सर्टेन अमाउंट जो है उनको सभी कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है, ठीक है। जितने भी आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जो कैश डिपॉजिट्स आए हैं उसका सर्टेन हिस्सा उनको कैश के फॉर्म में रखना होता है, और जितने भी उन्होंने कैश की फॉर्म में रखा उसका एक हिस्सा जो है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है, जो अमाउंट होगा, जो परसेंटेज होगा, वो CRR कहलाता है, जो उनको कमर्शियल बैंक्स के पास रखनी होती है, ठीक है, जो उनको रिजर्व बैंक के साथ रखनी होती है, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है CRR कहलाती है। उसके बाद जो है दूसरा अमाउंट है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो उनको अपने पास रखना होता है रिजर्व की फॉर्म में, अपनी ब्रांचेज में, अपने ATMs में ये अमाउंट उनको रखना होता है, ठीक है। इस तरह से LRR का दो हिस्सा हो गया, जो कमर्शियल बैंक्स को कैश की फॉर्म में रखना होता है, राइट। तो इस तरह से ये हमने जो है क्वांटिटेटिव मेजर्स देखे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स देखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, कि क्या क्या क्वांटिटेटिव मेजर्स हो सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मनी कंट्रोल करने के लिए यूज करती है, राइट। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेथड्स क्या क्या यूज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द मार्केट। तो क्वालिटेटिव मेथड में मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें जो है अमाउंट ऑफ जो मनी सप्लाई उसको चेंज नहीं करते हैं, बल्कि क्या होता है इसमें डायरेक्शन ऑफ मनी सप्लाई। इसमें जो है सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको लोन चाहिए बैंक से और आप लोन के लिए जाते हो, तो बैंक आपको कहती है कि जितना अमाउंट आपको लोन चाहिए आपको कुछ जो है सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखना होगा, ठीक है। सिक्योरिटी के फॉर्म में मान लो अपने मकान का जो है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉर्गेज लोन कहते हैं, तो आपने मकान की जो है पेपर्स दिए बैंक को, मकान के डॉक्यूमेंट्स दिए आपको आपने बैंक को। तो मान लीजिए आपका मकान जो है वो है 8 लाख, है ना, 8 लाख रुपए का आपका मकान है, उसकी मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपए है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब आप कमर्शियल बैंक जब आपको लोन देगी तो उसकी मार्केट वैल्यू पूरा कैलकुलेट करेगी, पता लगाएगी और फिर आपको लोन देगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, एक मार्जिन रिक्वायरमेंट तय कर देती है, जिसके अनुसार क्या होता है कि अगर आपको 8 लाख रुपए का आपके पास सिक्योरिटी है, तो आपको जो बैंक लोन इशू करेगी वो 8 लाख की नहीं करके, बल्कि आपको उसके से थोड़ा कम अमाउंट, जैसे 6 लाख का लोन इशू कर सकती है,
ठीक है, 6 लाख का आपको लोन इशू करेगी। तो ये क्या होगा आपका इशूड लोन, इशूड लोन कितना हो जाएगा 6 लाख, और आपने जो है सिक्योरिटी जो दिया ये 8 लाख का। तो जितना आप सिक्योरिटी देंगे वो उससे कम अमाउंट का आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो बीच का गैप है ना, ये जो 2 लाख रुपये का गैप है, ये जो अमाउंट है यही कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, हर एक कमर्शियल बैंक्स को क्या करना होता है, जो भी वो सिक्योरिटीज के लिए आपसे ले रहे हैं तो उससे कम अमाउंट का ही लोन आपको इशू कर सकते हैं। जो बीच का जो गैप होता है, मार्जिन जो होता है, जितना लोन इशू किया और जितना आपका मॉर्गेज की वैल्यू है, जितनी आपकी जो है जो बिल्डिंग दिया आपने, बिल्डिंग की पेपर दिए या फिर कोई और आपने सिक्योरिटी के रूप में दिया है, उसकी जो वैल्यू है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इसको सभी बैंक को फॉलो करना होता है। अब मान लीजिए इससे कैसे क्रेडिट कंट्रोल होता है, तो अगर किसी मान लीजिए फार्मर को लोन चाहिए, ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहले क्या होता था, मान लीजिए एक फार्मर को लोन चाहिए, ठीक है, और फार्मर जाता है बैंक, तो लास्ट ईयर मान लीजिए 1 साल पहले वो फार्मर जाता था लोन लेने के लिए, तो उसको जो है अगर 5 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का में लोन इशू कर रही है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही है, तो 5 लाख का लोन मान लीजिए उसको चाहिए, और उसे जो है 6 लाख रुपए की सिक्योरिटी दिखा देने से काम उसको 5 लाख का लोन मिल जा रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय कर लिया है कि अब जो है प्राइमरी सेक्टर को लोन कम देना है, सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको ज़्यादा लोन देना है, तो लोन अमाउंट उतनी ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, मार्केट में मनी सप्लाई उतना ही होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं कि हम अमाउंट जो है प्राइमरी सेक्टर से थोड़ा कम करके इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ा अमाउंट बढ़ा सकते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर। तो इसके लिए क्या करेगी जो कमर्शियल बैंक्स हैं, अब इसको क्या करेगी, जैसे अगर 5 लाख का लोन उनको चाहिए, 5 लाख का लोन चाहिए, तो अब बैंक कहेगी आप कि फार्मर को कि आप जो है 6 लाख की सिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा, आप 7 लाख का सिक्योरिटी लाओ, है ना, 7 लाख का सिक्योरिटी लाओ, तब जाके आपको मैं कितने का लोन इशू करूंगा, 5 लाख का लोन इशू करूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, फार्मर के लिए जो है थोड़ा लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होगा कि फार्मर लोन कम ले पाएंगे, है ना, नंबर ऑफ फार्मर्स कम हो जाएंगे लोन लेने वाले। तो इससे क्या होगा कि प्राइमरी सेक्टर से जो है मनी सप्लाई प्राइमरी सेक्टर में कम हो जाएगी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ठीक इसका उल्टा, अगर मान लीजिए उसको सिक्योरिटी को मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे, लोन लेने के लिए इशू करेंगे, लोन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेंज करने से लोन की डायरेक्शन चेंज होती है, कभी प्राइमरी सेक्टर में कभी ज़्यादा, कभी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये डिसीजन लेती है, राइट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट जो है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या होता है, आरबीआई जो है रेगुलर बेसिस पे रेंडर एडवाइजेस टू कमर्शियल बैंक्स टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव थ्रू डिस्कशन, लेटर, स्पीचेज एंड हिंट्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर बेसिस पे क्या करती है, बैंकों को समय समय पर डायरेक्शंस देती रहती है, या उनको जो है एडवाइसेस देती रहती है कि कैसे काम करना है। तो ये सब एडवाइजेज जो होते हैं रेगुलर बेसिस पे कई बार जो है मीटिंग्स बुलाई जाती है, या फिर जो है बैंक जो है लेटर इशू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब इंडिविजुअल बैंक्स को, तो एडवाइजेज वगैरह देती रहती है, और कैसे इकोनॉमी में काम करना है वो सब एडवाइजेज जो होती हैं वो सारी इसके अंदर आती है, मोरल सुएशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वालिटेटिव मेजर जो यूज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो है आपका रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। जो अभी हमने देखा था कि किसी एक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को अगर पैसे बढ़ाना है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट करती है। किस सेक्टर को कितना पैसा लोन इशू करना है, किस सेक्टर में कितना मनी सप्लाई होना है, उसको क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोटा के थ्रू इशू करती है। जैसे इट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, कोटा फिक्स कर देती है कि किस सेक्टर में कितना पैसा मनी सप्लाई जाएगा, किसको कितना लोन इशू होगा, राइट। तो ये जो है आपका कहलाता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया क्वालिटेटिव मेथड्स। तो हमने जो है आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके वो जो है मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और सारी कॉन्सेप्ट समझ में आए तो जरूर से जरूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक भरोसा और देना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारी टर्म 1 प्रिपरेटरी सीरीज की जो वीडियोज़ में लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए,
अगर सिर्फ और सिर्फ आप इसको ही फॉलो कर ले तो आपके जो है टर्म 1 में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। वैसे भी हमने 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट रखा है, तो आप ये अचीवेबल है। अगर आप जो है कंटिन्यूसली इस वीडियो को देखें और साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करें, शॉर्ट नोट्स बनाइए। इसके लिए अभी जो MCQ बेस्ड होने वाले, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ज़्यादा ध्यान रखिए और नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स ही बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए। तो आपको जो है ये नोट्स जो है काफ़ी हैंडी प्रूव होगा जब आपके टर्म 1 के पेपर होंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी। ओके, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।